नीति 2020 की गाइडलाइन के अनुसार राज्य शिक्षकों के लिए कितने घंटे की योजना प्रस्तावित कर रहा है? 50 घंटे की, 45 घंटे की, 40 घंटे की और 60 घंटे की। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या जो 1 है इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे, एनईपी 2020 की गाइडलाइन के अनुसार बताना है कि जो प्रत्येक राज्य है शिक्षकों के लिए कितने घंटे की प्रशिक्षण की योजना है साथियों। ये है 50 घंटों की। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपकी प्रश्न संख्या 2 है, क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है नवीन शोध करना, उपाधि प्राप्त करना, समस्या का समाधान ढूंढना और इनमें से सभी। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय में किया जाता है। विद्यालय में जब कोई समस्या आ जाती है तो उसके निवारण के लिए ये किया जाता है साथियों। स्टीफेन एम कोरे इसके जनक है और इसका जो मूल उद्देश्य होता है वो क्या होता है, समस्या का समाधान ढूंढना। उपाधि प्राप्त करना या नवीन शोध करना इसका कोई मूल उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए उपयुक्त सभी वाला विकल्प भी गलत हो गया। तो ओनली आपके थर्ड विकल्प ही प्रश्न संख्या 2 में सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके, ये देखिएगा। शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण किस प्लेटफॉर्म पर दिया जाना प्रस्तावित है? अन एकेडमी ऐप द्वारा, आकाश ऐप द्वारा, पाठशाला ऐप द्वारा और दीक्षा ऐप द्वारा। तो कुछ अच्छे प्रश्न जो वर्तमान संदर्भ में आपसे पूछे जा सकते हैं वहां से प्रश्न लिए गए हैं। ये देखिएगा, शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण की बात की जा रही है। कितने घंटे की योजना है? 50 घंटे की। अब यहाँ पर जो ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की जो योजना है साथियों वो है आपके दीक्षा ऐप के द्वारा। दीक्षा ऐप के द्वारा ही शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है वर्तमान में भी, और प्रस्तावित भी है जो 50 घंटे वाला है वो भी। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला है द्विभाषी, त्रिभाषी, एक भाषी और इनमें से सभी। तो एनसीएफ 2005 जो भाषा संबंधी विचार रखता है उसके संदर्भ में आपको प्रश्न को देखना था। देखिए एनसीएफ 2005 कौन सी भाषा पर बल देता है, या इसका जो फॉर्मूला है भाषा संबंधी वो कौन सा है? त्रिभाषी फॉर्मूला है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। तो देखो 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। बैक टू स्कूल से क्या तात्पर्य है? नाम तो सुना होगा बैक टू स्कूल का। विद्यार्थियों को कक्षा स्तर तक लाने के लिए अकादमिक अभियान, अकादमिक मापदंडों का ध्यान रखते हुए नियमित विद्यालय संलग्न, ऑनलाइन अध्ययन के लिए डिजिटल शुरुआत और इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों बैक टू स्कूल का अर्थ जिससे लिया जाएगा उसका आपको चुनाव करना है कि किसका अर्थ बैक टू स्कूल से लिया जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं को तो हम हटा देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ऑनलाइन अध्ययन के लिए डिजिटल शुरुआत जो है उसको बैक टू स्कूल नहीं कहते हैं, पहला या दूसरा। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। विद्यार्थियों को कक्षा स्तर तक लाने के लिए जो अकादमिक अभियान चलाए गए हैं उसको ही बैक टू स्कूल के नाम से जाना जाता है साथियों। प्रथम विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। कमेंट करके जाइएगा लास्ट में कि भाई आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 30 में से। तो चलिए छठे क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से असत्य कथन है, ठीक है। आपको यहाँ असत्य कथन का चुनाव करना है। ये 4 कथन है साथियों, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये देखिएगा। तो पहला कथन कह रहा आपके निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। आरटी 2009 के अनुसार एक शिक्षक प्रति सप्ताह 45 घंटे शिक्षण कार्य करेगा जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे। आरटी 2009 के अनुसार विद्यालय में एक गठित समिति जिसको हम कहते हैं एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा जबकि सचिव अभिभावकों में से कोई एक होगा। चौथा है आरटी 2009 संपूर्ण देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो बताइए आरटी 2009 के संबंध में आपको कौन सा कथन यहाँ पर असत्य लग रहा है साथियों। देखो प्रथम जो कथन कह रहा है कि भाई निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21A में जोड़ा था, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि एक सप्ताह में 45 घंटे शिक्षण कार्य होगा जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे,
शिक्षक के, ये भी सही है। लेकिन तीसरा विकल्प यहाँ गलत है साथियों। क्यों है? क्योंकि आरटी 2009 में जो एसएमसी की बात की गई है, तो उसमें एसएमसी का जो अध्यक्ष है वो प्रधानाध्यापक थोड़ी होता है, वो तो अभिभावकों में से कोई एक होता है, सचिव होता है प्रधानाध्यापक। तो ये उल्टा लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। थर्ड विकल्प आपके आरटी 2009 के संबंध में असत्य है। बाकी ये संपूर्ण देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो ओनली थर्ड विकल्प ही आपके प्रश्न नंबर 6 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। सातवां क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? सातत्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत। तो देखिए, विकास का सही सिद्धांत जो नहीं है उसका चुनाव यहाँ पर आपको करना है। तो भाई कौन से विकल्प का चुनाव करोगे, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे विकल्प का? साथियों, राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें आपके राइट आंसर है विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्रवाई का सिद्धांत। क्योंकि विकास कभी भी विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, बल्कि विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये वाला जो विकल्प है ये गलत है। बाकी पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत विकास का होता है, व्यक्तिगत भिन्नता सभी को देखने को मिलती है, सातत्य विकास का सिद्धांत ये भी होता है। तो साथियों तीनों ये तो होते हैं, लेकिन चौथा यहाँ गलत है, इसलिए आपके विकल्प नंबर 4 ही प्रश्न संख्या 7 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो साथियों आपके प्रश्न संख्या 8 पे हम आते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8 है, ये देखिए प्रश्न नंबर 8 को। 8वां क्वेश्चन क्या है? यह विश्वास की निर्जीव वस्तुओं में जीवन जैसे गुण होते हैं, ठीक है, और वे कार्य करने में सक्षम होते हैं, कहलाता है। जीववाद कहलाता है, अहम केंद्रवाद कहलाता है, भाव प्रबोधन कहलाता है, या उपलब्धि की आवश्यकता कहलाता है। तो देखिए, विश्वास क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव जैसे, मतलब मान लो कोई निर्जीव वस्तु जैसे पत्थर है, तो बालक ये समझता है कि पत्थर में भी जीवन है। जैसे मान लीजिए बालक कहीं चल रहा है, नीचे गिर जाता है, गिरने के बाद में अब उसकी चोट लग गई, तो चोट लगने पर वो पत्थर को मारता है रोते रोते, तो वो क्या समझता है कि भाई पत्थर की चोट लग रही है। तो ये समझना ही क्या है? जीववाद है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो 9वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 स्टार कर लीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? एस प्रकार का अनुबंधन, आर प्रकार का अनुबंधन, एस आर प्रकार का अनुबंधन और यू प्रकार का अनुबंधन। क्वेश्चन ऐसा है कि भाई गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेज है, क्योंकि मुझे पता है कि आप कौन सा विकल्प चुनने वाले हो। अगर गलत चुनोगे तो, सही चुनोगे तो फिर बहुत बढ़िया बात है। तो देखो 9वें क्वेश्चन में क्लासिकल अनुबंधन का जो अन्य दूसरा नाम है, वो अगर आपने तीसरा विकल्प चुना है तो गलत है। एस प्रकार का अनुबंधन जो होता है वही क्लासिकल अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन या पावलोव का जो सिद्धांत है वो बताया गया है साथियों। पावलोव के सिद्धांत को, प्राचीन अनुबंधन को, क्लासिकल अनुबंधन को, एस प्रकार का टाइप एस प्रकार का जो कंडीशनिंग मतलब जो अनुबंधन है वो बताया गया है। विकल्प 1 ही सही रहेगा। आर प्रकार, यू प्रकार, एस आर प्रकार नहीं है, गलत है ये। अगर आपको तीसरा लग रहा है तो बिल्कुल गलत है वो, ओनली प्रथम विकल्प इसमें सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 10 पर। 10वां प्रश्न, किसी अनुबंधित उद्दीपक के प्रति बगैर सीखी हुई अनुक्रिया कहलाती है। अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया। तो देखो वो प्रश्न क्या पूछ रहा है। किसी अनुबंधित मतलब जो अनुबंधित नहीं है, उस उद्दीपक के प्रति यदि बगैर सीखी हुई अनुक्रिया हो तो अनुबंधित मतलब अनुबंधित नहीं है, तो फिर साथियों उसको हम उद्दीपक तो कहेंगे नहीं। दूसरा या चौथा रहेगा अनुबंधित अनुक्रिया या अनुबंधित। तो राइट आंसर रहेगा विकल्प नंबर 2 अनुबंधित अनुक्रिया, क्योंकि अनुबंधित उद्दीपक का मतलब यहाँ भोजन से लिया जाएगा, और भोजन से यदि लार का आना हो रहा है तो वो अनुबंधित अनुक्रिया का ही उदाहरण रहेगा। सेकंड विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। तो 11वां प्रश्न, परिश्रम प्रियता बनामहीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? 6 से 11 वर्ष, 12 से 20 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 18 से 3 वर्ष, 18 माह से 3 वर्ष। देखिए परिश्रम प्रियता का मतलब होता है, परिश्रम बनामहीनता की बात ही यहाँ पर की जा रही है कि उसको परिश्रम मतलब कार्य करना अच्छा लगता है, लेकिन उसको कोई कार्य करते हुए टोक देता है कि अभी तू छोटा है, ये मत कर, वो मत कर, तो साथ ही उसमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो फिर इस अवस्था को एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है?
6 से 11 वर्ष, मतलब जो बाल्यावस्था का समय है वो ही है साथियों ये। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 पर। तो चलिए 12वें क्वेश्चन को देखेंगे। वाचिक अधिगम किया जाता है शाब्दिक रूप में, एक सेकंड रुकना थोड़ा। देखो प्रश्न क्या है, वाचिक अधिगम किया जाता है शाब्दिक रूप से, सांकेतिक रूप से, आकृतिक रूप से और क्रियात्मक रूप से। तो जो वाचिक अधिगम की बात यहाँ पर की जा रही है, वाचिक का मतलब साथियों संकेत या आकृति या क्रिया से नहीं लिया जाता है, बल्कि शाब्दिक रूप से लिया जाता है, क्योंकि वाचिक मतलब बोल करके। शाब्दिक अधिगम विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो चलिए 13वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके 13वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, अच्छे से समझना है ना। निम्न में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है? अंतर्दृष्टि, तैयारी, परिपाक और सत्यापन। तैयारी, अंतर्दृष्टि, परिपाक और सत्यापन। तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि, सत्यापन और तैयारी, अंतर्दृष्टि, सत्यापन और परिपाक। तो ये जो 4 विकल्प है इसमें रचनात्मकता का मतलब सृजनात्मकता से लिया जाता है। तो साथियों होता क्या है, अगर अपने को प्रश्न आता नहीं है तो फिर हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। तो यह 3 विकल्पों में देखो सत्यापन है बाद में, मतलब इनमें से कोई एक होगा, तो हम फिर चौथे विकल्प को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं साथियों। ठीक है, इसको तो हटा दिया। पहला, दूसरा या तीसरा विकल्प यहाँ सही होना चाहिए और इनमें से ही एक सही है। तो देखो सबसे पहले तैयारी की जाती है, अंतर्दृष्टि सबसे पहले नहीं आएगी, यूं थोड़ी अंतर्दृष्टि के बाद में तैयारी करेंगे। सबसे पहले तैयारी की जाती है, तो फिर ये वाला विकल्प भी हट गया। फिर उसके बाद में परिपाक, फिर उसके बाद में अंतर्दृष्टि, फिर उसके बाद में सत्यापन किया जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है ये रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम माना जाता है। थर्ड विकल्प ही राइट रहेगा प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 है, मानव विकास अत्यधिक लचीला होता है, इसका अर्थ है यह शैक्षणिक दिशाओं से सरोकार रखता है, यह जीवन पर्यंत चलता रहता है, यह संशोधन योग्य है और यह बहुदिश होता है। तो देखो मानव विकास अत्यधिक लचीला, लचीला मतलब जिसमें बदलाव किया जा सकता है। तो साथियों इसका मतलब ये होता है कि भाई यह संशोधन योग्य है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 14 में, क्योंकि संशोधन योग्य है तभी तो लचीला होगा। लचीले का मतलब संशोधन से लिया जाएगा। अगर प्रश्न होता मानव विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो फिर आपका दूसरा विकल्प हो जाता मानव विकास अलग अलग दिशाओं में होता है, तो आपका बहुदिश हो जाता है। ऐसे आपको ढूंढना था है ना, थोड़ा दिमाग लगा के प्रश्न को हल करोगे तो आसानी से हो जाएंगे साथियों ऐसे प्रश्न। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे, 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? आवश्यकता, अंतर्नोद, संवेग और प्रोत्साहन। तो अभिप्रेरणा में 3 चीजें मैंने आपको कई बार बता रखी है। अभिप्रेरणा में आवश्यकता इसका तत्व है, अंतर्नोद इसका तत्व है, प्रोत्साहन इसका तत्व है। लेकिन साथियों संवेग का तो कहीं से कहीं तक उल्लेख ही नहीं है इसमें तत्वों में, इसलिए आपके थर्ड विकल्प जो है ये अभिप्रेरणा के तत्वों से संबंधित नहीं है और यही आपका प्रश्न नंबर 15 में सही आंसर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे। 16वां प्रश्न, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र है? व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, वैयक्तिक विभिन्नताएं, चारित्रिक विभिन्नताएं। तो साथियों व्यक्ति की जो अभिरुचि है सभी की अलग अलग है, अभिवृत्ति उसका दृष्टिकोण भी अलग अलग होता है, उपलब्धियां भी लगभग अलग अलग होती है, मिल भी सकती है लेकिन अलग अलग होती है, लिंग कोई स्त्रीलिंग कोई पुल्लिंग, तो ये चीजें जो अलग अलग साथियों अलग अलग विभिन्नताओं के ये क्षेत्र है, ये वैयक्तिक विभिन्नताओं को प्रदर्शित करते हैं। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन तो कर लिया हमने, सॉरी इसके लिए। थर्ड विकल्प इसमें सही था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता, सांवेगिक अस्थिरता, अव्यवस्थित अवधान और आवेगिता। तो साथियों जो अधिगम अक्षम बालक होते हैं उसका कौन सा लक्षण दिए गए विकल्पों में से मैच नहीं खाता है? तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए विकल्पों को और फिर इसके बाद में सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो जो अधिगम अक्षम बालक होते हैं साथियों, वो सांवेगिक रूप से अस्थिर होते हैं, अव्यवस्थित अवधान भी होता है, मतलब व्यवस्थित रूप से उनका ध्यान केंद्र नहीं हो सकता। तो ये दोनों तो है, प्रथम या चौथा। तो साथियों राइट आंसर है प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता। प्रत्यक्षीकरण की प्रभाविता का गुण या लक्षण जो है वो अधिगम अक्षम बालकों में नहीं पाया जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 17वें क्वेश्चन में।
क्योंकि प्रत्यक्षीकरण प्रभावी था तो फिर ये तो एक अच्छी बात हो गई ना, अच्छी बात इनमें थोड़ी होता है, तो इसलिए आपका प्रथम विकल्प ही 17वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। तो चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर। सहभागी प्रेक्षण में प्रेक्षणकर्ता सक्रिय सदस्य के रूप में संलग्न होता है, दूर से प्रेक्षण करता है, अशाब्दिक व्यवहारों का प्रेक्षण करता है और परामर्श देता है। तो साथियों, एक जो सहभागी प्रेक्षण होता है, सहभागी मतलब साथ में भाग लेकर प्रेक्षण करना, तो इसमें क्या होता है, दूर से थोड़ी किया जाता है, ना ही परामर्श ना ही अशाब्दिक व्यवहार, बल्कि ये सक्रिय सदस्य के रूप में जो प्रेक्षण करता है वो संलग्न रहता है। जैसे मान लीजिए मुझे आपका प्रेक्षण करना है, तो मैं बिना बताए आपके आपके किसी समूह में रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, आपके साथ रहकर ही आपका जो है प्रेक्षण करूंगा। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट आते हैं साथियों प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो चलिए 19वां क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है? सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वैचारिक क्रिया की अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। थोड़े ऑप्शन मैंने गलत डाल दिए, गलत का मतलब हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में डाल दिए, 2 ऑप्शन हिंदी 2 इंग्लिश में। देखिएगा, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें इन्होंने कौन सी अवस्था में बताया था कि बालक क्या कर रहा है, परिकल्पनाओं को समझ रहा है, तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता। तो साथियों, परिकल्पनाओं को समझना, तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करना, तो साथियों ये चौथी और अंतिम अवस्था है, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 19 में, जिसकी अवधि होती है लगभग 11 वर्ष से ऊपर। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 पर। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्धि के सिद्धांतों में पिंडक का अर्थ है, बुद्धि के द्वारा एक समान एवं संगठित क्षमता से समाधान किया जाता है। बुद्धि में स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होने वाली बहुत सारी पृथक 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 मानसिक क्षमताएं सम्मिलित होती है और दोनों सही है और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, बुद्धि के 2 तरह के सिद्धांत होते हैं, एक तो पिंडक और विभाजक। जो पिंडक सिद्धांत है बुद्धि का, वो क्या कहता है, बुद्धि के द्वारा एक समान एवं संगठित क्षमता से समाधान किया जाता है, क्योंकि पिंडक का मतलब जुड़ाव से लिया जाता है। जबकि एक और सिद्धांत है बुद्धि का, वो है बुद्धि का विभाजक। विभाजक मतलब अलग अलग चीजें बुद्धि में होती है, तो विभाजक दूसरा वाला विकल्प है। बुद्धि में स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होने वाली बहुत सारी पृथक पृथक मानसिक क्षमताएं सम्मिलित होती है, ये बुद्धि का विभाजक सिद्धांत है साथियों। और ऊपर जो दिया गया है ये बुद्धि का पिंडक सिद्धांत है। ठीक है, दोनों को आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। प्रथम विकल्प यहाँ 20वें प्रश्न में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। 21वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? फ्रेडरिक एवं किर्क, हेनरी एवं पीटर, जॉन एवं क्रेमबेक और मेयर एवं सेलोवी। साथियों, संवेगात्मक बुद्धि तो डेनियल गोलमैन इसका जनक माना जाता है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले परिभाषित करने की बात की जाती है जब संवेगात्मक बुद्धि को, तो उसमें 2 नाम आते हैं, एक तो मेयर, एक सेलोवी। ठीक है, विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 21 में, यही आपका राइट आंसर है साथियों, मेयर एवं सेलोवी वाला। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं, आपके 22वां प्रश्न। इनमें से कौन से विकल्प में दुर्बीती से संबंधित युग्म असंगत है? हवा से दुर्बीती एरोफोबिया, बंद जगह से दुर्बीती क्लाउस्ट्रोफोबिया, पानी से दुर्बीती हाइड्रोफोबिया, ऊंचाई से दुर्बीती फायरोफोबिया। तो साथियों देखो, दुर्बीती, एक तरफ तो दुर्बीती लिखी हुई है और एक तरफ लिखा हुआ है उससे संबंधित युग्म, कि भाई इसका अर्थ ये होता है। अब 3 तो यहाँ पर सही दे रखे हैं, लेकिन एक विकल्प आपको यहाँ पर गलत मिलेगा, तो वो जो गलत है उसी का आपको चुनाव करना है साथियों। बताइएगा प्रश्न संख्या 22 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो भाई देख लेते हैं कि भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है। तो देखो, जो हवा से दुर्बीती होती है उसको एरोफोबिया कहते हैं, बंद जगह से जो दुर्बीती होती है उसको क्लाउस्ट्रोफोबिया ही कहते हैं, पानी से दुर्बीती को हाइड्रोफोबिया ही कहते हैं, लेकिन जो ऊंचाई से दुर्बीती होती है साथियों, ऊंचाई से दुर्बीती को पायरोफोबिया नहीं कहा जाता है। पायरोफोबिया का मतलब तो आग से दुर्बीती होती है, इसलिए ये क्या है, गलत है, असंगत है, बेमेल है। इसलिए आपके विकल्प नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 22 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। 23वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से कौन सा यथार्थ, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। प्रश्न संख्या 23 में, निम्न में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? अभिसारी चिंतन, सर्जनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, स्वलीन चिंतन। मैंने आपको जब आरबीएससी की किताब पढ़ाई थी तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता दिया था कि भाई चिंतन का ये जो टॉपिक है यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा और रीट के एग्जाम में बनेगा ये साथियों, वहाँ से चिंतन और कल्पना वाले में से। तो देखो,
यथार्थवादी चिंतन के होते हैं तीन प्रकार। एक तो होता है अभिसारी चिंतन, एक होता है सृजनात्मक चिंतन, एक होता है आलोचनात्मक चिंतन। ये तीनों ही प्रकार यथार्थवादी चिंतन के मतलब वास्तविक चिंतन के हैं। लेकिन साथियों ये जो स्वलीन चिंतन है, ये स्वलीन चिंतन तो किसका प्रकार है? ये तो काल्पनिक चिंतन का प्रकार है। मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, उनको जब हम चिंतन के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जैसे काश कि मैं तो एक हेलीकॉप्टर खरीदूंगा, ये वगैरह वगैरह, मेरे तो ये होगा वो होगा, ज्यादा जो चीजें एक्स्ट्रा होती है ना, जो मन के अंदर जो पाई जाती है, उनको बाहर जब हम सोचते हैं, तो फिर वो होता है स्वलीन चिंतन, जो कि यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। 24वां क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति जिनमें क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य, असहायता की भावना अधिक होती है, किस प्रकार का व्यक्तित्व वो रखते हैं? रासिक, तामसिक, सात्विक और इनमें से सभी। तो यहाँ पर देखिए, सात्विक वाले तो भाई अच्छी चीजें, जो नैतिकता है उस पर आधारित इनकी सोच होती है। जो राजसिक है, जो वास्तविकता पर आधारित सोच रखते हैं। लेकिन क्रोध, ज्यादा क्रोध, घमंड, अवसादग्रस्त, आलस्य की भावना, असहायता की भावना, अगर ऐसी जो चीजें हैं, वो किसकी विशेषता को प्रकट करती है साथियों? तामसिक प्रकार के व्यक्ति की। विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा प्रश्न संख्या 24 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। तो चलिए 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, इनमें से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? समायोजन की योग्यता, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास और असहनशीलता। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, वो समायोजन करने की योग्यता रखता है, चीजों के प्रति, इस समय के प्रति, आवश्यकताओं के प्रति, और भी कई सारी चीजें। संवेगात्मक रूप से वो परिपक्व होता है, हर जगह अपने संवेगों को अभिव्यक्त नहीं करता है, ठीक है। आत्मविश्वास उसमें होता है, लेकिन असहनशीलता, तो साथियों असहनशीलता मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों में नहीं आता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 25 में, असहनशीलता वाला। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। आपके 26वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। छोटे बालक विवाह, घर घर, प्रीति भोज आदि के खेल खेलते हैं, ये अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? नैमित्तिक अनुबंधन से, प्राचीन अनुबंधन से, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम से, और प्रेक्षण अधिगम से। तो बताइए भाई कौन सा विकल्प इसमें आपका सही है? देखा होगा आपने, छोटे बालक हैं, घर घर खेल रहे हैं, प्रतिभोज आदि के खेल खेल रहे हैं, तो ये चीजें वो देख करके सीखते हैं, और जिसमें प्रेक्षण के द्वारा सीखा जाता है, वही प्रेक्षण अधिगम कहलाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 26 में। प्रेक्षण अधिगम वाला, जो बंडूरा वाला है ना, अवलोकन पर आधारित अधिगम, वो ही है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 27 पर। आपके प्रश्न नंबर 27 क्या पूछ रहा है आपसे, देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हेवार्ड ने, सेमोलकर्क ने, वेन रीपर ने और बर्क ने। तो साथियों बताइए प्रश्न नंबर 27 में कि भाई आपका कौन सा विकल्प जो है वो सही आंसर है। तो इसमें यूं पूछा जा रहा है, अधिगम अक्षम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? साथियों किसके द्वारा किया गया है? सेमुअल कर्क के द्वारा ही अधिगम अक्षम बच्चों के अधिगम अक्षम जो शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 27 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। तो चलिए 28वें प्रश्न को देखेंगे। ये देखिए 28वें प्रश्न को। आपके 28वां क्वेश्चन है, अलमारी में रखी किताब जब हमें नहीं मिलती है तो हमें परेशानी का अनुभव होता है। कुछ देर सोचने के बाद हमें ये याद आता है कि किताब तो मैंने अपने मित्र को दी थी। सिगमंड फ्राइड के अनुसार यह कथन किस मानसिक स्तर से संबंधित है? अर्धचेतन मन, चेतन मन, अचेतन मन, और इनमें से कोई भी नहीं। तो होता क्या है, कई बार हम कई चीज़ों को किसी स्थान पर रख देते हैं और याद नहीं आता है, फिर सोचते कि यार कहाँ रखी थी, फिर अचानक से अरे याद तो है, याद तो यहीं रखी थी, लेकिन फिर वो अचानक से मिल जाती है, अरे वहाँ रखी थी यार। तो फिर वो होता है हमारा अर्धचेतन मन, जिसमें कुछ चीज़ें हमें याद आ जाती है, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। मतलब बीच का स्तर होता है चेतन और अचेतन मन के बीच का स्तर। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों 28वें क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं सेकंड लास्ट मतलब 29वां क्वेश्चन। बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? पूर्व बाल्यावस्था में, पश्च किशोरावस्था में,
वयस्क अवस्था में और वय संधि काल में। तो देखो लैंगिक परिवर्तन जो बालक बालिकाओं के शरीर में होते हैं, सभी को पता है कि भाई किस प्रकार के परिवर्तन हैं। तो देखिए वयस्क अवस्था के तो पहले हो जाते हैं, तो तीसरा तो आपके गलत हो जाता है। पूर्व बाल्यावस्था में भी नहीं होते हैं, पश्च किशोर अवस्था से पूर्व हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो वय संधि काल वाला विकल्प है, विकल्प नंबर 4, यही आपका सही आंसर रहेगा साथियों। जो लैंगिक परिवर्तन विकास की अवस्था में दिखाई देते हैं वो होती है वय संधि काल, मतलब एक तरह से किशोर अवस्था ही इसको हम कह सकते हैं। तो ओनली चौथा ही विकल्प आपके इसमें सही है, प्रश्न संख्या 29 में अंतिम और 30वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जाइए 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा साथियों। दूसरा वीडियो है आज का ये, इसके पहले मैंने हिंदी का वीडियो अपलोड कर दिया है और शाम को 3 से 4 के बीच में वापस पर्यावरण का वीडियो आपके आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अंतिम और 30वें प्रश्न को। इनमें से असुमेलित है प्रात्यक्षिक एवं संप्रत्य संज्ञानात्मक अधिगम, तैरना, साइकिल चलाना, नृत्य, पेशी कौशल, बातों विचारों भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान अनुबंधन, समस्या का तत्काल अचानक समाधान अंतर्दृष्टि। तो बताओ भाई कौन सा आपको यहाँ पर असुमेलित लग रहा है साथियों। 30वें क्वेश्चन में देखो प्रात्यक्षिक एवं संप्रत्य जो चीजें होती है ये संज्ञानात्मक अधिगम में ही आती है। दूसरा विकल्प कह रहा है तैरना, साइकिल चलाना, नृत्य करना, ये पेशी कौशल से संबंधित ही है। लेकिन तीसरा विकल्प क्या कह रहा है, जो बातें हैं, विचार है, भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान किया जाता है, तो ये अनुबंधन से थोड़ी होता है साथियों। विकल्प नंबर 3 आपके गलत है। बाकी समस्या का तत्काल और अचानक समाधान अंतर्दृष्टि होता है। तो तीसरा विकल्प आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। कौन सा विकल्प रहेगा साथियों, विकल्प नंबर 3 जो है प्रश्न संख्या 30 में आपका आंसर है। तो ये वीडियो पूरा हुआ, कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। और साथ में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।